बेटा हमने डिस्कस कर लिया। अब लेक्चर नंबर 11 का पार्ट भी ये है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमने पढ़ लिए कि वो ओपन चेन भी हो सकते हैं, साइक्लिक भी हो सकते हैं। ओपन चेन को हम कहेंगे नॉर्मल अल्केन या एसाइक्लिक अल्केन, क्लोज चेन को हम कहेंगे साइक्लो अल्केन। फिर उसके बाद हमने जनरली एक टेबल पढ़ लिया अल्काइल का होमोलोगस सीरीज। ये हमें आगे जो हम नॉमेनक्लेचर और जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आगे हम पढ़ेंगे तो उसमें हमें ये सीरीज बहुत हेल्प आउट करेगा नेमिंग सिस्टम में। अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम। ये तो कहने को तो बहुत आसान सा एक टेबल है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका बहुत अहम रोल है। इससे एमसीक्यूज आते हैं। नाउ किसी भी कार्बन चेन में अगर हमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक स्ट्रक्चर फार्मूला दे दें और हमसे कहें, या स्ट्रक्चर फार्मूला ना दें, नाम दे दें और हमसे कहें कि इसमें कितने प्राइमरी कार्बन होंगे, तो हम या सेकेंडरी कार्बन होंगे या टर्शरी कार्बन होंगे, तो पहले हम इसको समझते हैं कि आया प्राइमरी कार्बन क्या है, सेकेंडरी कार्बन क्या है, टर्शरी कार्बन क्या है, क्वाटरनरी कार्बन क्या है। मिनिमम कार्बन एटम एक अदर कार्बन एटम को अटैच कर सकता है और मैक्सिमम कितने कर सकता है, 1 2 3 4, मैक्सिमम कितने कार्बन एटम अटैच कर सकता है, तो 4, बिकॉज ऑफ इट्स वैलेंसी, बिकॉज ऑफ इट्स कैपेबिलिटी टू फॉर्म 4 सिग्मा बॉन्ड। तो यहां प्राइमरी कार्बन किस चीज को कहेंगे? प्राइमरी कार्बन उस कार्बन को कहेंगे जो अदर एक कार्बन एटम के साथ अटैच हो। द कार्बन विच इज अटैच विद अदर 1 कार्बन एटम। रिमेंबर दैट, कार्बन के साथ अटैच हो, उसके साथ हाइड्रोजन नाइट्रोजन जो भी एलिमेंट हो उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हम कार्बन के बेस पर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो कार्बन अटैचमेंट के बेस पर हम इसको क्लासिफाई करेंगे। तो वो कार्बन एटम जो अदर ओनली 1 कार्बन के साथ अटैच हो उसको हम कहेंगे प्राइमरी कार्बन। वो कार्बन एटम जो अदर 2 कार्बन एटम के साथ अटैच हो उसको हम कहेंगे सेकेंडरी कार्बन। वो कार्बन एटम जो अदर 3 कार्बन एटम के साथ अटैच हो उसको हम कहेंगे टर्शरी कार्बन। एंड वो कार्बन एटम जो अदर 4 कार्बन एटम के साथ अटैच हो उसको हम कहेंगे क्वाटरनरी कार्बन। जिस तरह देखिए मैंने कलर लिखे ग्रीन, तो इनमें जितने भी ग्रीन कार्बन है ग्रीन कलर के, वो कौन से कार्बन कहलाएंगे? वो कहलाएंगे प्राइमरी कार्बन, क्योंकि ये कार्बन देखें ये कितने कार्बन के साथ अटैच है, ये वाला ये सिर्फ 1 कार्बन के साथ अटैच है। तो इस वजह से ग्रीन कलर वाले कार्बन को हम क्या कहेंगे? प्राइमरी कार्बन। तो यहां देखें ये कार्बन भी अदर 1 कार्बन के साथ अटैच है, ये ग्रीन कार्बन भी अदर 1 कार्बन के साथ अटैच है, ये ग्रीन कार्बन भी अदर 1 कार्बन के साथ अटैच है, और ये ग्रीन कार्बन भी अदर 1 कार्बन के साथ अटैच है। सो गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास कितने प्राइमरी कार्बन है? गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास 1 2 3 4 5 प्राइमरी कार्बन एटम्स हैं। अगर हम इसको नंबर कर दें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारे पास कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6, कार्बन नंबर 7 और कार्बन नंबर 8, ये कौन से कार्बन है? ये प्राइमरी कार्बन है। अब आते हैं सेकेंडरी कार्बन। तो सेकेंडरी कार्बन किसको कहते हैं? शाबाश, एज द नेम इंडिकेट सेकेंडरी, मतलब वो कार्बन एटम जो अदर 2 कार्बन के साथ अटैच हो। तो इस चेन में देखें ये जो ब्लू कलर का है ये वाला सेकंड कार्बन, ये अदर कितने कार्बन के साथ अटैच है? 2 के साथ। तो यहां इस चेन में हमारे पास ओनली 1 सेकेंडरी कार्बन है जो कि कार्बन नंबर 2 है इस चेन में। इसी तरह अगर हम देख लें टर्शरी कार्बन, तो टर्शरी कार्बन उस कार्बन को कहते हैं जो अदर 3 कार्बन एटम के साथ अटैच हो।
टर मीन 3, टर्शरी मीन 3। तो यहाँ जो ब्लैक कलर का है कार्बन नंबर 3, ये अदर कितने कार्बन एटम के साथ अटैच हैं? ये अदर 3 कार्बन एटम के साथ अटैच है। देखिए 1 2 3, हाइड्रोजन को काउंट नहीं करेंगे, कार्बन के बेस पर है। तो हमारे पास इस पूरे चेन में कितने टर्शरी कार्बन हैं? वी हैव ओनली 1 टर्शरी कार्बन, दैट इज कार्बन नंबर 3। और वो कार्बन एटम जो अदर कितने कार्बन एटम के साथ अटैच हो, जो अदर 4 कार्बन एटम के साथ अटैच हो, तो हम उसको क्या कहेंगे? हम उसको कहेंगे क्वाटरनरी कार्बन। ये जो कार्बन नंबर 4 इस चेन में है, तो ये अदर कितने कार्बन के साथ अटैच हैं? 1 2 3 4। तो कार्बन नंबर 4 इन दिस पर्टिकुलर चेन इज नोन एज क्वाटरनरी कार्बन। सिंपल हम क्या कह सकते हैं? सिंपली हम कह सकते हैं प्राइमरी कार्बन वो जो अदर 1 कार्बन के साथ अटैच हो, सेकेंडरी कार्बन वो जो अदर 2 कार्बन के साथ अटैच हो, टर्शरी कार्बन वो जो अदर 3 कार्बन के साथ अटैच हो, क्वाटरनरी कार्बन वो जो अदर 4 कार्बन के साथ अटैच हो, दैट इज नोन एज क्वाटरनरी कार्बन एटम। सो अगर MCQs में आ जाएं, द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन डैश नंबर ऑफ प्राइमरी कार्बन 2 4 5 6। तो हमारे पास गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने कार्बन एटम है? हमारे पास गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में 5 प्राइमरी कार्बन, 1 सेकेंडरी कार्बन, 1 टर्शरी कार्बन और 1 क्वाटरनरी कार्बन एटम है। So this is something about the classification of carbon atom within their carbon chain। अब जो हमने ये पढ़ा है, आते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, जिसको हम कहते हैं नॉमेनक्लेचर। ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे अहम टॉपिक है नॉमेनक्लेचर किसी भी होमोलोगस सीरीज का। नॉमेनक्लेचर जो हमने इससे पहले इस चैप्टर में 2 लेक्चर पढ़े हैं, जो लेक्चर मैंने डिलीवर किए हैं इस सिस्टम में नॉमेनक्लेचर में, वो लेक्चर हमें बहुत हेल्प आउट करेंगे। नॉमेनक्लेचर क्या है? नॉमेनक्लेचर इज बेसिकली नोन एज नेमिंग सिस्टम। अब ये नहीं है कि नेमिंग सिस्टम ये तो नेचुरल एक चीज है। जिस तरह देखें मुसलमानों का नेमिंग सिस्टम कुछ और है। इस्लामी अक़दार के बेस पर हमारे जो सहाबा कराम हैं या हमारे अंबिया कराम हैं, नेक और बुज़ुर्ग लोग हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं, उनके लिहाज से हम नाम रखते हैं। जिनका लोग जब नाम रखते हैं अपने बेटे का, तो वो कोई लोगों से पूछते हैं, समझते हैं और उसकी मीनिंग पूछते हैं, ताकि उलमाए कराम कहते हैं कि नाम का इंसान के ऊपर बहुत गहरा असर होता है। तो यहाँ वही नेचुरल चीज़ें लेके साइंटिस्ट ने इसके लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए एक सिस्टमेटिक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है, जिसको क्या कहा जाता है? नेमिंग सिस्टम। अब एक है क्लासिकल मेथड, ओल्ड मेथड, और एक है मॉडर्न मेथड। ओल्ड मेथड को हम कॉमन सिस्टम कहते हैं। कॉमन सिस्टम के मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम किस बेस पर लिखा जाता था? कॉमन सिस्टम के मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ नेम ऑफ द साइंटिस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऑन द बेसिस ऑफ नेम ऑफ द कंट्री। पुराने ज़माने में जब डिस्कवरीज होती थी तो बेस ये था, कंट्री, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, साइंटिस्ट का नाम या जिस सोर्स से इसको एक्सट्रैक्ट किया गया है उसके बेस पर नाम रखते थे। तो उसके बेस पर अगर हम देख लें एग्जाम्पल के तौर पर, हमारे पास मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं जो कॉमन सिस्टम के मुताबिक है, जो सोर्स के लिहाज से हैं। तो उसमें फार्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, ये एसिड हैं। जिस तरह HCOO को फार्मिक एसिड कहते हैं,
फार्मिक एसिड इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम इट वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फार्मिका। फार्मिका मीन रेड आंट्स। ये लैटिन वर्ड है। फॉर द फर्स्ट टाइम इस एसिड को आंट से एक्सट्रैक्ट किया गया था, इस वजह से इस कंपाउंड को कहते हैं फार्मिक एसिड। CH3COOH को एसिटिक एसिड कहते हैं। एसिटिक एसिड इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि एसिटिक एसिड लफ्ज एसीटोम से लिया गया है। एसिटिक एसिड मीन एसीटोम, एसीटोम मीन विनेगर, सिरका। तो फॉर द फर्स्ट टाइम दिस कंपाउंड इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विनेगर। प्रोपियोनिक एसिड CH3CH2COOH, इस कंपाउंड को प्रोपियोनिक एसिड क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रो मीन फर्स्ट, पियोन मीन फेट। सो फॉर द फर्स्ट टाइम CH3CH2COOH compound was extracted from fates. That's why it is known as propionic acid. इस तरह दूसरा कंपाउंड है CH3CH2CH2COOH। इस कंपाउंड को कहते हैं ब्यूटायरिक एसिड। इसको ब्यूटायरिक एसिड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कंपाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम बटर से हासिल किया गया था। इसके अलावा और भी कंपाउंड्स हैं जिनका सोर्सेस के लिहाज से नाम रखा गया था, जिस तरह के वेलेरिक एसिड। वेलेरिक एसिड को वेलेरियन प्लांट के रूट से हासिल किया गया था। इस तरह केप्रोइक एसिड, केपर गोट को कहते हैं, गोट मीन बकरी, उसके दूध में वो पाया जाता था, इस वजह से उसको कहते थे केप्रोइक एसिड, उससे हासिल किया गया था। जिस तरह हम लैक्टिक एसिड कहते हैं, लैक्टोज, इस तरह हम कहते हैं स्टीरिक एसिड, स्टीराइड्स से हासिल किए गए हैं। पाल्मिक एसिड, पाम ट्री से हासिल किया गया है। बारबिचोरिक एसिड, बायर नामी साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था और उसका नाम एक लेडी के नाम के लिहाज से रख लिया, बारबरन लेडी उसका नाम था, उसके बेस पर उसका नाम बारबिचोरिक एसिड रखा गया था। तो कहने का मतलब ये है कि सोर्स के लिहाज से या साइंटिस्ट के नाम के लिहाज से जनरली पुराने ज़माने में कोई रूल नहीं था इनके लिए, तो जिस सोर्स से उसको एक्सट्रैक्ट किया गया था उसी के लिहाज से नाम रखते थे। मगर ज़रूरत कब महसूस हुई? जब ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस स्टार्ट हो गई, तो सिंगल सोर्स से, सिंगल वाइटल फोर्स थ्योरी के रिजेक्शन के बाद सिंगल सोर्स से डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल होते थे। तो इसके बेस पर इन्होंने एक रूल इंट्रोड्यूस किया जिसको कहते हैं IUPAC सिस्टम। IUPAC स्टैंड फॉर इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। I स्टैंड फॉर इंटरनेशनल, U फॉर यूनियन, P फॉर प्योर, A फॉर अप्लाइड, C फॉर केमिस्ट्री। ये रूल इंट्रोड्यूस किया गया 1957 में, क्योंकि सिंथेसिस ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंगल सोर्स से या सिंगल साइंटिस्ट ने बहुत ज़्यादा सिंथेसिस की थी, तो डिफरेंट कंपाउंड को तो एक नाम हम नहीं दे सकते। तो इसलिए साइंटिस्ट ने ये ज़रूरत महसूस की कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए एक प्रॉपर नेमिंग सिस्टम होना चाहिए, और उस नेमिंग सिस्टम के लिए उन्होंने बेस क्या रखा कि किस बेस पर हम नाम रखेंगे। तो इन्होंने फर्स्ट जो बेस था वो फंक्शनल ग्रुप था। हर एक फंक्शनल ग्रुप के लिए जिस तरह अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम उसके एंड में ANE लगाएंगे, अगर डबल बॉन्ड है तो ENE लगाएंगे, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE लगाएंगे, मतलब। और अगर यहाँ पर हमारे पास है COOH, देखें इस कंपाउंड में फार्मिक एसिड में भी COOH है, एसिटिक एसिड में भी COOH है, प्रोपियोनिक एसिड में भी COOH है, ब्यूटारिक एसिड में भी COOH है। तो अगर ऐसा है तो अल्केन के E को रिप्लेस करेंगे, अगर हाइड्रोजन रिमूव हो जाए और उसके साथ COOH अटैच हो जाए, तो अल्केन के E को रिप्लेस करेंगे किस चीज से? बाय OIC एसिड, मतलब ये बन जाएगा अल्का। E रिप्लेस होगा किस चीज से? OIC एसिड से। अगर COOH अटैच हो जाए तो अल्केन का E रिप्लेस हो जाएगा किस चीज से? COOH के अटैच होने से अल्केन का E रिप्लेस होगा OIC एसिड से। मतलब अगर यहाँ CH4 है तो हम क्या लिखेंगे? मीथेन, लेकिन यहाँ पर क्या है? COOH।
यहां पर CH3 के साथ क्या अटैच हो गया है, हाइड्रोजन को रिमूव करने के बाद इसके साथ COOH। इथाइल ग्रुप के साथ क्या अटैच हो गया है, COOH। प्रोपाइल के साथ क्या अटैच हो गया है, COOH। तो अल्केन मतलब एक कार्बन अगर है तो मीथेन, तो मीथेन के साथ COOH या एक कार्बन के साथ COOH अटैच होने से ई रिप्लेस होगा, तो मीथेन से क्या बनेगा, शाबाश, मीथेन से बनेगा मीथानोइक एसिड। तो यहां पर फार्मिक एसिड को हम क्या कहेंगे, इसका आयुपेक नेम क्या होगा, मीथानोइक एसिड। 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन अगर हो तो उसको हम क्या कहते हैं, ईथेन, लेकिन ईथेन का ई रिप्लेस होगा बाय OIC एसिड, तो क्या बन जाएगा, इथानोइक एसिड। एसिटिक एसिड का आयुपेक नेम क्या होगा, इथानोइक एसिड। 3 कार्बन एटम अगर हैं तो ई रिप्लेस होगा बाय OIC एसिड, प्रोपानोइक एसिड। 4 कार्बन एटम अगर हैं तो ई रिप्लेस होगा अल्केन का बाय OIC एसिड, तो ये क्या बनेगा, ब्यूटानोइक एसिड। 5 कार्बन पेंटानोइक एसिड, 6 कार्बन हेक्सानोइक एसिड। तो ये जो आयुपेक सिस्टम है, अगर हम सिंगल सोर्स से 50, 100, 1000, 10,000 डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड निकालते हैं और उसमें ये वाला फंक्शनल ग्रुप है, तो कार्बन के नंबर के बेस पर हम उसके साथ क्या लगाएंगे, OIC एसिड लगाएंगे। तो इस वजह से उसकी नेमिंग, अब इनकी नेमिंग आसान हो गई है। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप हो, तो उनमें अल्केन का ई रिप्लेस होगा बाय OIC एसिड। 1 कार्बन तो मीथेन से मीथानोइक एसिड, 2 कार्बन तो इथानोइक एसिड, 3 कार्बन प्रोपानोइक एसिड, 4 कार्बन ब्यूटानोइक एसिड, 5 कार्बन पेंटानोइक एसिड। इस तरह यहां पर सोर्स वाली बात नहीं है आयुपेक सिस्टम में। स्ट्रक्चर के बेस पर इन सब का स्ट्रक्चर सेम है, फंक्शनल ग्रुप के बेस पर फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, और ये एक ही होमोलोगस सीरीज हैं। ये एक दूसरे से किस बेस पर मुख्तलिफ हैं, CH2 के बेस पर। तो इस वजह से होमोलोगस सीरीज अलग अलग इन्होंने होमोलोगस सीरीज बनाई। होमोलोगस सीरीज के लिए बेस फंक्शनल ग्रुप है, और हर एक होमोलोगस सीरीज के हर एक मेंबर का स्ट्रक्चर फीचर सेम होगा। तो स्ट्रक्चर के बेस पर, फंक्शनल ग्रुप के बेस पर इन्होंने डिफरेंट होमोलोगस सीरीज बना लिए, और उसके आयुपेक सिस्टम के मुताबिक उनके लिए रूल वज़ा कर दिए कि अगर कार्बन कार्बन एटम के दरमियान सिंगल बॉन्ड है तो उसको अल्केन, डबल बॉन्ड है तो अल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड है तो अल्काइन, OH अटैच हो गया है तो अल्कानोल, जिसको हम अल्कोहल कहते हैं। इस तरह COOH अटैच हो गया तो अल्कानोइक एसिड, जो हम बाद में पढ़ेंगे। इसके बाद हम आएंगे, ये तो जनरल नॉमेनक्लेचर मैंने डिस्कस कर दिया कि नॉमेनक्लेचर नेमिंग सिस्टम 2 तरह का है, एक ओल्ड और एक मॉडर्न। और उसके पीछे क्या रीज़न था कि इन्होंने ओल्ड कंसेप्ट में क्या था और मॉडर्न कंसेप्ट हमें क्या बताता है। ओल्ड कंसेप्ट में मुश्किलात है, मॉडर्न कंसेप्ट आसानी पैदा कर रहा है। हम इसके बाद स्पेसिफिकली जाएंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन की तरफ। इसके बाद हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन, और अल्केन के लिए भी हम पढ़ेंगे कॉमन सिस्टम एज वेल एज आयुपेक सिस्टम। अल्केन का कॉमन सिस्टम के लिहाज से नाम किस तरह लिखा जाता था और आयुपेक सिस्टम के लिहाज से नाम किस तरह लिखा जाता था, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ये जो 2 लेक्चर हैं इस चैप्टर के, वो आप लोग देख लें, उसको केयरफुली सुन लें और फिर बुक में इसको रीड कर लें, ताकि कमिंग लेक्चर में आपको मुश्किलात ना हो। और कमिंग लेक्चर जो होगा उसमें आपके लिए ये जो लेक्चर हैं बहुत ज़्यादा करामत साबित होंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।